आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के जमाने में मोबाइल फोन का जितना महत्व है उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहां पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, यह क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था।
उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था, तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? ये सवाल आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। इस सवाल पर कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ ना। मगर जब भी कभी ये सवाल मुझसे पूछा जाता था तो मेरा एक ही जवाब होता था
ना, मगर तब तक जब तक कि मेरे साथ वो घटना नहीं घट गई। मुझे अच्छे से याद है, वो काली पूजा की रात थी। चूंकि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ तो यहाँ काली पूजा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बगल के गांव मेला देखने गया हुआ था, अकेले। मैं अक्सर घूमने अकेले ही निकल जाया करता था। रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं मेला देखकर वापस घर जाने के लिए चला। चूंकि वो गांव मेरे गांव से थोड़ा दूर था तो जाहिर सी बात है मुझे घर पहुंचने में अभी समय लगने वाला था और मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। मैं घर पर पहले से ही बोलकर निकला था कि आने में देर हो जाएगी, तो मैं आराम आराम से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। चूंकि रात काफी हो गई थी और ये घटना काफी पुरानी है तो लोग जल्दी घरों से बाहर रात में नहीं निकलते थे और इसी वजह से रास्ता काफी सुनसान था और दोनों ओर से जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण काफी डरावना भी लग रहा था। मगर जैसा कि मैं डरता नहीं था तो मैं बिंदास आगे बढ़े जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। मेले में घूमकर बड़ा मजा आया, खासकर वो जलेबियां खाकर तो स्वाद ही आ गया। यही सब सोचता हुआ मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई। आवाज दूर से आ रही थी और थोड़ी थरथरा भी रही थी, जिस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डरा नहीं, मैंने उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। डरता भी क्यों, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। यही सोचकर मैं उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। हालांकि चारों तरफ अंधेरा बहुत ज्यादा था, पर क्योंकि मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, जिस कारण मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मैं उस आवाज के पीछे पीछे बेखौफ चले जा रहा था। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पता चला कि वो आवाज रास्ते के किनारे वाले जंगलों से आ रही है। 2 पल के लिए मैं ठहर सा गया कि मुझे जंगल में जाना चाहिए या नहीं, मगर जब भी मैं ऐसा सोचता वो आवाज और भी तेज हो जाती। मैंने अपना मन बदला और सीधे जंगलों के अंदर घुस गया। हो सकता है किसी को सच में मदद चाहिए हो, एक बार देख लेने में हर्ज ही क्या है। लिहाजा मैं आगे बढ़ने लगा। रात अब और भी ज्यादा काली और गहरी हो चुकी थी। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था और झिंगुरों की आवाज उस माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रही थी। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर वो समा कुछ अजीब सा था। मैं किसी बेवकूफ की तरह अभी भी उस आवाज का पीछा करे जा रहा था। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा हो तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। टॉर्च की धीमी सी रोशनी में सूखे पत्तों को पैरों तले कुचलते हुए अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैं एक टूटे फूटे लोहे के गेट के सामने आ खड़ा हुआ। वो गेट करीब 10 फीट का रहा होगा और जंग लगकर लगभग टूट चुका था। अगर मेरे कान गलत नहीं थे तो वो आवाज उस गेट के उस पार से ही आ रही थी। ये गेट है किस चीज का और यहाँ पर कौन होगा इस वक्त? इसी तरह के सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे, मगर जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो अंदर भी जाऊंगा जरूर। यही सोचकर मैं उस टूटे हुए गेट को पार करके अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया कि वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। अब मुझे वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में करहा रहा हो। बहुत दर्द में था कोई। उसकी आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ दे रही थी। मैं रुका नहीं, मैं उस आवाज का पीछा करता रहा। वो जगह बाकी जगहों से कुछ अलग सी थी
वहां की मिट्टी भी थोड़ी अलग थी। जगह जगह पर रेत के टीले बने हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं आ कहाँ गया हूं। अभी मैं आगे बढ़कर उस आवाज का पीछा कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक बड़े घने पेड़ पर गई। उस पेड़ के पीछे की तरफ कोई इंसान टिक कर बैठा हुआ था। चूंकि वो पीछे की तरफ था इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर हाँ, कोई बैठा हुआ है ये मुझे साफ समझ में आ रहा था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और लगातार काली होती जा रही थी। खैर, मैं चलकर उस आदमी के करीब जाने लगा। अभी मैं अपनी जगह से 2-4 कदम आगे उस आदमी की तरफ गया ही था कि तभी अचानक से मेरा पैर किसी चीज से जा टकराया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। हाथ की कोहनियों में हल्की फुल्की चोट आई, मगर अभी मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठा और उस पेड़ की तरफ देखा, मगर ये क्या, अब उस पेड़ के पास कोई था ही नहीं। मैं भागकर सामने की तरफ गया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। पर यह कैसे हो सकता है? आखिर इतनी जल्दी वो शख्स गया तो गया कहां? अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे कंधे पर अचानक एक ठंडा हाथ आया। मैं चौंकते हुए पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। चेहरे पर किसी तरह का कोई हाव भाव नहीं। किसी मुर्दे की तरह उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब, आप एक चीज जोड़ देंगे? इस पर मैंने पूछा कि क्या जोड़ना है? इस पर वो आदमी बोला, मुझे यकीन है आप जोड़ देंगे, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचकर दूसरी ओर ले जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। आखिर यह आदमी है कौन और इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में ये कर क्या रहा है, और वो कराहने की आवाज किसकी थी? इस तरह के हजारों सवाल मेरे जहन में उमड़ने लगे थे, जिनका जवाब मुझे अब थोड़ी ही देर में मिलने वाला था। उस आदमी के साथ थोड़ी दूर जाते ही वो मुझे एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास ले जाकर रुक गया और नीचे जमीन की तरफ देखने का इशारा किया। उसके किए गए इशारे पर मैंने जब जमीन की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वहां जमीन पर एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था, और यह सिर किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी का था जो मुझे यहां पर लेकर आया था। मगर यह तो मुमकिन ही नहीं है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो अब पीछे वो आदमी तो था, मगर सिर्फ उसका धड़, उसका सिर नहीं था। तभी उस कटे हुए सर से आवाज आई, क्या हुआ, जोड़ दीजिए। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और अगर मैं यहां रुका तो मेरी जान को खतरा है। लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दिया और सीधे अपने घर जाकर रुका। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो जगह बहुत पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहां बहुत सी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, मगर आज तक उन आत्माओं ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।